हेलो गाइस, वेलकम ऑन नॉलेज स्काई। और जो हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है, जो कि यूपीएससी ईपीएफ डेडिकेटेड क्लास है। और क्लासेस के जो शेड्यूल हैं वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर दे दिए थे। एंड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आज आपका है टेस्ट। ओके गाइस। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज यूपीएससी ईपीएफओ के लिए अवेलेबल हैं और बाकी के सारे एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज स्काई के नेम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर सारे वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मटेरियल फ्रीली अवेलेबल हैं गाइस। सो आप सभी जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम हमारी आज का जो टेस्ट लाइव टेस्ट है इसे हम शुरू करते हैं। ठीक है गाइस। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के, अकाउंटिंग के, इंडियन पॉलिटी के। ठीक है गाइस। तो सभी रेडी रहेंगे। टेस्ट बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों इसमें अपनी कंपैटिबिलिटी देख पाएंगे। ठीक है। तो अभी आप सभी को ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि सर हिंदी में क्वेश्चन होने चाहिए थे या इंग्लिश में क्वेश्चन होने चाहिए थे, ऐसा कुछ। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी के पास 20 सेकेंड्स होंगे। 20 सेकेंड्स के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसका जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो भी ज़रूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो सभी आप सभी बच्चों को पढ़ाया जा चुका है और जो एग्ज़ाम्स में आए हैं या आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वही कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए भी हैं। तो चलिए आइए देवियों सज्जनों शुरू करते हैं हम हमारा आज का टेस्ट। तो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अ वुमन शुड नॉट बी मेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ द फॉलोइंग डेज। ठीक है। हर डिलीवरी, हर मिसकैरेज, हर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या हर टर्मिनेशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने हिंदी में क्वेश्चन ये है कि एक महिला को किसी भी प्रतिष्ठान में किन परिस्थितियों में 6 हफ्तों तक काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता, इनमें से किन परिस्थितियों के बेस पर। अब आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD। तो इनमें से आप बताइए कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन पर किसी भी महिला को 6 हफ्ते तक काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यदि वो इनमें से किसी एक परिस्थिति में है तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। आपके पास 20 सेकंड है, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। और सभी जब अपने आंसर्स देंगे बच्चे तो बी ऑनेस्ट, मैं सभी के जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी देख रहा हूँ। कोई भी अपने आंसर्स को मैनिपुलेट नहीं करेगा। जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनके नाम हम कल अनाउंस करेंगे कल की क्लास में। ओके। सो चलिए, टाइम मोर देन सफिशिएंट था शायद आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो चलिए आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 परिस्थितियों में किसी भी महिला को 6 हफ्तों तक काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। वो 6 परिस्थितियाँ कौन सी? जब उसकी डिलीवरी हो, मतलब जब उन्होंने बेबी को डिलीवर किया हो, बेबी हुआ हो। उसका मिसकैरेज, मिसकैरेज मतलब यदि गर्भ में ही जो बच्चा है वो मर जाता है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं हो पाती तो उस केस में, और यदि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। तो यदि ये 3 केसेस को फेस किया है किसी भी लेडी ने, इन 3 केसेस को यदि किसी भी लेडी ने फेस किया है तो उसको इन केस को फेस करने के 6 हफ्ते तक कोई भी नियोक्ता, कोई भी एम्प्लॉयर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो इट विल बी अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द लॉज, एंड द नियोक्ता और द एम्प्लॉयर विल बी पनिशेबल। नियोक्ता को इस चीज़ की सजा भी हो सकती है यदि वो ऐसा करता है तो। ठीक है गाइज। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है ना। तो क्वेश्चन हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। आप सभी के लिए रिस्पेक्टिव ऑप्शंस भी हैं। व्हेन वर्कर्स आर कंसल्टेड व्हेन वर्कर्स आर कंसल्टेड on the matter of employee welfare such as work safety health ECT, what is it termed as? जब कर्मचारियों के साथ काम की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की आदि की बात की जाती है, मतलब जब भी किसी वर्कर के साथ उसके काम की, उसकी सिक्योरिटी की, उसकी हेल्थ की, उसके वेलफेयर की बात की जाती तो उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी, ज्वाइंट कमेटी मतलब संयुक्त समिति, ट्रेड यूनियन व्यापार संघ, या कंसल्टेटिव इंपॉर्टेंस परामर्शी महत्व, क्या कहा जाता है? जल्दी से मुझे
कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप सभी का टाइम शुरू हो गया, 20 सेकंड है आप सभी के पास इसका आंसर देने के लिए। फास्ट गाइज। देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी बच्चे जो है वो लाइव चैट में आंसर्स कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड। जी हाँ, अभी यहाँ पर आप लोग पीडीएफ या क्लासेस रिलेटेड इशू ना पूछे बेटा, सभी लोग फोकस करें अभी लाइव टेस्ट पर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जी हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और सफिशिएंट भी हैं ये क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग आंसर्स कीजिए। गुड, वेरी गुड। तो चलिए आइए हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आप सभी का, यदि हम बात करें, आप सभी का क्वेश्चन ये था कि जब भी एक वर्कर के साथ, कर्मचारी के साथ आप उसके वर्क से, काम से रिलेटेड, उसकी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा से रिलेटेड, उसकी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड आदि, या उसके वेलफेयर से रिलेटेड बात करते हैं, तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? इस टर्म को कहा जाता है परामर्शी महत्व, कंसल्टेटिव इंपॉर्टेंस इसे कहा जाता है, कंसल्टेटिव इंपॉर्टेंस इसे कहा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग हम देख चुके हैं, जॉइंट कमेटी हम जानते हैं, ट्रेड यूनियंस, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग, दो इनमें से यूनियन है एक तरह की, और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एक मेथड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, औद्योगिक जो झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, उनको टालने की एक विधि है सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 तक सभी चीज़ें सभी को अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक बार मैं रीड कर देता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम क्वालिटी ऑफ अ मीडिएटर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यस्थ का प्रमुख गुण है? मध्यस्थ हमें सभी को पता है कि जब दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो उनके बीच एक व्यक्ति जाता है जो दोनों की सुलह कराता है, उसे हम मध्यस्थ बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी जो है वो मध्यस्थ की, मीडिएटर की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है? हिंदी वाले हिंदी में अपने ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपने ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, फास्ट। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप चैट में बोला था, है ना, और पर्सनली कमेंट्स भी किए थे वीडियोस पर कि सर आपको जो सोशल मीडिया, सोशल सिक्योरिटी को लेकर मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें लेक्चर मिस हैं। तो आप सभी को यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए है श्रम कानून की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, 1 से लेके 17, 16 लेक्चर्स दोनों में डले हुए। अब आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर सोशल सिक्योरिटी को अलग कर दीजिए, तो मैंने इन प्लेलिस्ट में से 1 से लेके 17 तक में से जो जो सोशल सिक्योरिटी की थी उनको उठाकर अलग एक प्लेलिस्ट बना दिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि प्लेलिस्ट में कहीं 6 के बाद डायरेक्ट 8 है। इसका मतलब ये है भाई कि वो 6 के बाद 8वीं क्लास हुई थी सोशल सिक्योरिटी की। ऐसा नहीं कि 7वीं क्लास कहीं मिस है, नहीं, वहाँ पर जो क्लासेस है वो सोशल सिक्योरिटी की हैं, और यदि उनमें से बीच में एक क्लास में से, तो इसका मतलब वो क्लास किसी और टॉपिक की हुई होगी। आई होप अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी बच्चों, और अब ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा जो बच्चे परेशान हो रहे थे। क्लैरिफिकेशन दे दिया है मैंने। तो चलिए, टाइम बहुत हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए, आगे बढ़ते हम इसके आंसर को देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिए। तो देखिए जरा ऑप्शन को पढ़ते हैं। मस्ट मस्ट वर्क एज पर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, एक तो उसे एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर के नियोक्ता की रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। तो भाई मध्यस्थता कराने आए हैं, और यदि वो एम्प्लॉयर की, नियोक्ता की रुचि की बात करेगा, है ना, तो वो तो एक तरह से मध्यस्थ थोड़ी हुआ, वो तो नियोक्ता की तरफ से बात कर रहा है, मतलब नियोक्ता का आदमी हुआ, है ना, एम्प्लॉयर का पर्सन हुआ, तो पहला तो नहीं हो सकता। सी क्या है? मस्ट वर्क एज अ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, उसको सरकार के हित के अनुसार काम करना चाहिए। तो भाई सरकार के हित के लिए अनुसार काम कर रहा, मतलब एक सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार के लिए काम कर रहा, तो मध्यस्थ कहाँ से हुआ ये? और यदि वो बात करें एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की अकेले, तो वो एम्प्लॉय की तरफ से बात कर रहा है, मतलब मध्यस्थता का गुण तो कहीं नहीं है ना। मध्यस्थ वो व्यक्ति होगा जो दोनों की बात करे, दोनों की बातों को सुने और एक फेयर डिसीजन ले, सही एक क्या बोलना चाहिए, डिसीजन पर पहुंचे, एक निर्णय पर पहुंचे। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि जो मध्यस्थ है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब जो बी है आपका सही आंसर है। जो मध्यस्थ है उसको निष्पक्ष होना पड़ेगा, है ना। मध्यस्थ जो मीडिएटर है, इट शुड बी इम्पार्शियल, उसे किसी एक पार्टी का नहीं होना पड़ेगा, है ना, उसे पार्शियलिटी नहीं करनी है कि किसी एक की बात कर रहा है ना। ही शुड बी इम्पार्शियल, है ना, उसे निष्पक्ष होना पड़ेगा, वो किसी भी एक विशेष पक्ष की बात नहीं रख सकता, ना कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपलसरी बिफोर मेकिंग अ यंग पर्सन वर्क ऑन अ डेंजरस मशीन, है ना। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि जब किसी भी एक युवा व्यक्ति को, है ना, खतरनाक मशीन पर काम करने के लिए काम करना होता है, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो कि होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए या किस सिचुएशन को फॉलो करने चाहिए। ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से 20 सेकंड है आप सभी के पास, पढ़कर और आंसर दीजिए इसका फास्ट। देखिए, तो अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आने लगे हैं, गुड गुड गाइस। चलिए, तो ज़रा हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा मैं। ही शुड बी, सॉरी फॉर दैट गाइस। चलिए, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ही शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ वर्किंग ऑन दैट मशीन, मतलब हिंदी में क्या है इसका कि उस मशीन पर काम करने के खतरों के बारे में से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ही शुड पोजेस अ डिप्लोमा इन टेक्निकल ऑपरेशन, उसके पास तकनीकी संचालन में, तकनीकी जो ऑपरेशन है, टेक्निकल ऑपरेशन है, उसमें उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, हैज शुड हैव, ही शुड हैव, ही होगा यहाँ पर, हैज़ नहीं होगा, ही शुड हैव रिसीव्ड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू वर्क ऑन द मशीन, है ना, उसे उस मशीन पर काम करने के लिए जितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, आवश्यक प्रशिक्षण उसे मिला होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपका कि ही शुड बी अंडर एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस मशीन, और उस व्यक्ति के पास उस मशीन पर एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिसकी सुपरविजन में वो काम करे, जिसके अंदर काम करे, और उस व्यक्ति को पूरा नॉलेज हो। तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि देखो, डिप्लोमा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, डिप्लोमा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। उसके पास इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फर्स्ट, उसे खतरों के बारे में पता होना चाहिए, मशीन पर काम करने के लिए उसके पास आवश्यक प्रशिक्षण होना चाहिए, और तीसरा, उसे ऐसे व्यक्ति की पर्याप्त देखरेख में होना चाहिए जिसके पास मशीन पर काम करने का अनुभव हो और उसकी पूरी जानकारी भी हो। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आंसर्स दे रहे हैं, और ये काफ़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोग अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स मैं देख रहा हूँ एक्यूरेट निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर ओपन टू ब्लैंक फॉर इंस्पेक्टिंग एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हिंदी में क्या है क्वेश्चन कि एक पंजीयक ट्रेड यूनियन के सदस्यों और रजिस्ट्रार के सदस्यों की पुस्तकें निरीक्षक और जांच के लिए खालिस्तान के लिए खुली है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई जो रजिस्ट्रार है ना, जिसमें उसके अकाउंट हैं, सारी जानकारी है ट्रेड यूनियन की, तो वो जानकारी किस किस को अवेलेबल करा सकता है निरीक्षण के लिए। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हिंदी इंग्लिश में से, तो आपको बताना है कि किसके लिए वो ओपन है। फास्ट आंसर दीजिए गाइज। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं। ग्रेट, गुड, यू गाइज आर वेरी क्विक। चलिए, तो ज़रा इसके आंसर्स हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। एनी वर्कर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई भी कार्यकर्ता, एनी मेंबर ऑफ द यूनियन, संघ का कोई भी सदस्य, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के निदेशक, या एनी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर धारक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर होगा संघ का कोई भी सदस्य, एनी मेंबर ऑफ यूनियन, एनी मेंबर ऑफ यूनियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी मेंबर ऑफ यूनियन। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए जिस भी यूनियन की जांच चल रही है, उसके किसी भी सदस्य के पास अधिकार होना चाहिए कि वो उन अकाउंट्स को देख सके, संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं जो कि सही भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं। गाइज थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करिए, आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम सभी भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, एक तरह से आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन रात लग के आप सभी के लिए काम करिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए। आई वॉन्ट कि ये मेरी एक फैंटेसी भी बोल सकते, लेकिन आई वॉन्ट कि 421 लोग जो हों वो नॉलेज स्काई से ही हों। आई वॉन्ट कि 421 लोग आप में से ही कोई 421 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने रहा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में रीड कर सकते हैं। हिंदी में है, अ टायर 3 सिस्टम ऑफ
एडजुडिकेशन आर लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा कि जो 3 टायर सिस्टम बनाया गया है। एडजुडिकेशन हम पढ़ चुके थे कि एक मेथड होती है जिसके थ्रू जो डिस्प्यूट एक्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, मुद्दों को हल किया जाता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अधिनिर्णय की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उसमें श्रम न्यायालय बनाया गया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाया गया है, और इसके अलावा तीसरी स्तर कौन सा है, 3 स्तर बनाए गए हैं, है ना, एजुडिकेशन के, चीज़ों को हल करने के, जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें तीसरा कौन सा है बताना है आपको, लेबर ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, श्रम न्यायाधिकरण, उच्चतम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल। जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या है, फास्ट गाइस, बी क्विक एवरीवन, बी क्विक। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, गुड टू सी, गुड, वेरी गुड। चलिए तो ज़रा इसके आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फास्ट। देखिए, यदि हम बात करें श्रम न्यायाधिकरण की, लेबर ट्रिब्यूनल की, तो लेबर ट्रिब्यूनल की बात तो ऊपर यहाँ पर कर दी गई ऑलरेडी, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद औद्योगिक न्यायालय, ऑप्शन सी में बात करी गई है, तो औद्योगिक न्यायालय ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब जिन 3 हैं, 3 में से 2 ऊपर दिए हैं तो 2 ऑप्शन में दे दिए, मतलब 2 तो आप कैंसिल कर ही सकते थे। अब तीसरी बात करते हैं हम, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, मतलब सॉरी, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं की, यदि हमने लॉज पढ़ा है तो आप सभी ने कि लॉज में सुप्रीम कोर्ट की तो बात हमने की ही नहीं, तो पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, मतलब पहले 3 तो नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, नेशनल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल। हम सभी ने पढ़ा था कि 3 चीज़ें थी, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल, है ना। हमने क्या क्या देखा था उसमें, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स, इन 3 चीज़ों की हमने बात करी थी। ये 3 चीज़ों की हमने बात करी थी कहाँ पर, जब हमने लॉस को पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्कस्ड बाय वर्क कमिटी। निम्नलिखित में से किन को कार्य समिति, वर्क कमेटी जो है वो डिस्कस कर सकती है। जल्दी से मुझे इनके आंसर दीजिए, 20 सेकंड है आप सभी के पास गाइस, फास्ट। जो वर्क कमेटी है वो इनमें से क्या डिस्कस नहीं कर सकती, सॉरी, इनमें से क्या डिस्कस नहीं कर सकती है। ऑप्शन है आप सभी के पास, ऑप्शन है पहला, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एक्टिविटीज़, खेल और स्वास्थ्य गतिविधियों को डिस्कस नहीं कर सकती। सेफ्टी एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सुरक्षा और पेयजल की सुविधा को डिस्कस नहीं कर सकती। वेजेस एंड अलायंसेस को डिस्कस नहीं कर सकती, मतलब मजदूरी और भत्तों को डिस्कस नहीं कर सकती। या सेलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का उत्सव और समायोजन की जो बात है उसको डिस्कस नहीं कर सकती। इनमें से कौन सा आंसर है जो सही होगा, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, फास्ट गाइस। गुड, मैं देख रहा हूँ कभी काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए तो टाइम इज़ अप, और अब हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो भाई जो वर्क कमेटी है वो खेल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेयजल और त्यौहार बनाना, इन सभी को डिस्कस करती है, मतलब ए, बी और डी को वो डिस्कस करेगी वर्क कमेटी, लेकिन वेजेस एंड अलाउंसेस को डिस्कस नहीं करती। सी इसका सही आंसर है। जो वर्क कमेटी होगी वो वेजेस एंड अलाउंसेस को, मजदूरी और भत्तों को डिस्कस नहीं कर सकती, उसके पास यह अधिकार नहीं है। वर्क कमेटी वेजेस और अलाउंसेस को डिस्कस नहीं कर सकती, मजदूरी और भत्तों को डिस्कस ये नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, whom does feudal society comprise of। सामंती समाज में किसका समावेश होता है, ये चीज़ अभी मैंने आपको नहीं करा है, बट स्टिल मैंने इस क्वेश्चन को लिया है इंटेंशनली, तो ऑप्शन आप सभी के सामने रहे कि सामंती समाज में क्या नहीं होता है, फ्यूडल सोसाइटी में क्या नहीं होता है, लॉर्ड्स नहीं होते हैं, लैंड ऑनिंग क्लासेस नहीं होती है, भूमि मालिक वर्ग नहीं होता है ना, सॉरी होता है, और वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ नहीं, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब श्रमिकों कर्मचारी होते हैं, या प्रिंसेस होते हैं, या इनमें से कौन कौन होते हैं, आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन, सॉरी लाइव चैट में, फास्ट इनके आंसर दीजिए। और गाइज वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में आप सभी अब एक पेन पेपर में अपना स्कोर लिखते जाओ, और इस स्कोर को लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे आप सभी लोग, सभी के सभी बच्चे फास्ट, क्योंकि नाम उन्हीं बच्चों के बताए जाएंगे जो लाइव क्लास में आंसर्स देंगे, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे सोचे कि ऑफलाइन में आप कमेंट में आंसर दे देंगे बाद में, नहीं, लाइव चैट के बच्चों में से ही जो टॉपर्स होंगे उनके नाम हम कल डिस्क्लोज करेंगे। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब जो सामंती समाज होता है, फ्यूडल सोसाइटी जो होती है, सामंती समाज जो होता है, उसमें फर्स्ट मतलब लॉर्ड्स भी होते हैं, सेकंड मतलब लैंड ओनिंग क्लासेस भी होते हैं, और फोर्थ मतलब प्रिंसेस भी होते हैं, और इन सभी को मिलाकर बनता है सामंती समाज, फ्यूडल सिस्टम। उसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी देख सकते हैं कि आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, आपके सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड कंसर्न चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इनको आपको जोड़ना है। इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में इसलिए इंटेंशनली नहीं किया क्योंकि आप इन चीज़ों से फैमिलियर हैं, सभी लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं सभी को रिवाइज ज़रूर करवा देता हूँ, चीज़ें पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रेचुटी है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्लेम, वेजेस, कंपनसेशन। ठीक है, आप दूसरी तरफ आपके सामने क्या है, प्रॉफिट है, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन है, अराइज आउट ऑफ इलीगल डिडक्शन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रिम्यूनरेशन है, या नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये आप सभी के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है ये, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही हो सकता है, ये 9th क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो हम देखते हैं ज़रा इसका आंसर क्या है। पहले बात करें हम ग्रेचुटी की, तो ग्रेचुटी क्या है, यदि हम बात करें ग्रेचुटी की, ठीक है, तो जो ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी क्या होता है आपका, यहाँ पर आप मिलाएंगे, यदि इसको अपन ज़रा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जब हम ग्रेचुटी को मिलाएंगे तो ग्रेचुटी क्या होता है भाई, वेजेस में इंक्लूड नहीं होता आपका ग्रेचुटी। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं ज़रा, है ना, कंपिटेंट अथॉरिटी। अब देखिए, कंपिटेंट अथॉरिटी की बात हो रही है तो अथॉरिटी कौन होगा, अथॉरिटी जहाँ पर किसी एक पावरफुल पर्सन की बात होगी, तो देखिए सारे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर किसी पर्सन की बात वहीं एक ही जगह हो रही है, दैट इज एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन, तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा, है ना, मतलब पहले का, सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ ठीक है ठीक है, पहले का पांचवा होगा ग्रेचुटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लेम्स को हम देखते हैं। क्लेम्स क्या होगा आपका, क्लेम्स के लिए यदि हम बात करें तो क्लेम्स क्या होते हैं, अराइज आउट ऑफ इलीगल डिडक्शन, है ना, मान लीजिए किसी की सैलरी से इलीगल डिडक्शन हो जाते हैं तो इन दैट केस उसे क्लेम्स मिलेंगे, तो तीसरे का थर्ड होगा। और वेजेस कंपनसेशन, वेजेस कंपनसेशन क्या होता है आपका, वेजेस कंपनसेशन क्या होगा दोस्तों, वेजेस कंपनसेशन को आप ऐसे बात कर सकते हैं कि ये जो है, ये एक तरह से आपका रिम्यूनरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, वेजेस कंपनसेशन उस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा सही होगा आपका, आंसर सी आपका बिल्कुल सही होगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू बता सकते हैं प्यारे बच्चों, फास्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा दोस्तों, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949, जो भारतीय संविधान के कार्यान्वयन की तारीख जो है वो 26 नवंबर 1949 है। सेकेंड है, द सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। या तीसरा है आपका, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए बच्चों, फास्ट। गुड, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड।
ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं जरा सही आंसर की। तो देखिए 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें हमने देखा था कि सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था, मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और यह 1976 में आया था, 1946 में आया था। तो 42nd अमेंडमेंट के बारे में, 42वें संविधान संशोधन के बारे में लिखी हुई दोनों बातें सही हैं, मतलब जो ए है वो गलत है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसकी कार्यान्वयन की तारीख कब है, 26 जनवरी 1950 है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गलत लाइन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको जरा समझ लीजिए पैटर्न को, कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके ये रहे। ठीक है, ऑप्शन मैंने कॉमन दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि अब तक जो आपका प्रियम्बल है ना, आपकी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, कितनी बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन है नेवर, मतलब कभी नहीं, है ना। वेनिस लग गया दोस्तों, ये वंस है मतलब एक बार, ट्वाइस है मतलब दो बार, और यहाँ पर थ्राइस होना चाहिए था जो कि प्राइस लग गया। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक भी बार नहीं हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ या तीन बार हुआ। जल्दी से बताइए कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका अब तक हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में। फास्ट, 20 सेकेंड है दोस्तों आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ एक ही बार, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ एक ही बार जो है आपका संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। देयर इज ओनली वन टाइम व्हेन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, ओनली वंस, दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट। 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें संविधान की प्रस्तावना को बदलाव किया गया था, अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, है ना। यहाँ पर भी सेम मैंने लॉजिक यूज करा हुआ है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑप्शन आप सभी के लिए कॉमन दिए हुए हैं। जल्दी से देखिए, द लैंग्वेज एंड द आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड, बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श निम्नलिखित संविधानों में से किससे लिए गए हैं, है ना। जल्दी से बताइए, आप सभी के पास 20 मिनट्स हैं दोस्तों, फास्ट। गुड गुड, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं, वेरी गुड, दैट्स गुड टू सी। गुड गाइज, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 2 3 तीनों ही जगह से जो है वो भाषा तथा आदर्श लिए गए हैं। लैंग्वेज और आइडियल जो हैं वो इन तीनों ही कंट्रीज से लिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्ट, है ना। जो संविधान सभा थी, है ना, उसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखे हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था। मैं पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ए क्या है, संविधान सभा उन सदस्यों द्वारा बनाया गया है जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। बी ऑप्शन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। सी है, द सीट्स इन ईच provinces were distributed among the three main constitution, Muslim, Sikh and Journal, in proportion to their respective population, है ना। प्रत्येक प्रांत से सीटें तीन मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य से ली गई थी उनके प्रोपोर्शन के अनुसार। और चौथा क्या था, दी मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। जो भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की गई थी। जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए, फास्ट गाइज। चलिए, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, सॉरी सी इसका सही आंसर है,
है ना, उस समय समुदायों के आधार पर जो लोग थे वो नहीं चुने गए थे। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ याद रखेंगे आप सभी लोग, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी ना, उस फर्स्ट क्लास को जो लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे उसका आंसर उस क्लास में था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आप सभी को डेट भी बताई थी। तो याद रखिए दोस्तों, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट, दैट इज टू द पॉइंट, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए परेशान ना हो जो बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर सफिशिएंट है या नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से बच्चों, आप लोग चाहें तो पुराने पेपर आप भी देख सकते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, और इस एग्जाम्स में भी आएंगे। तो भाई निम्न कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए आप सभी से, और आंसर भी मैं कमेंट सेक्शन में ही लाइव चैट में आप सभी को दूंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, फास्ट। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि और आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर अकाउंट के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं दोस्तों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, आय और व्यय लेखा क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब संपत्ति लेखा, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत लेखा, नॉमिनल अकाउंट मतलब आय व्यय लेखा, और कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजीगत लेखा। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। इंग्लिश मीडियम वालों को याद रखना पड़ेंगी चीज़ें। जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आपसे एक बार सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है, मैं काउंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको। वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2017 में दोस्तों, वहीं से मैंने इसको पिक किया हुआ है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने 2017 से पिक किए हुए थे, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वही क्वेश्चंस आते हैं, ये इस चीज़ से आप लोग फैमिलियर भी हो जाएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नॉमिनल अकाउंट। हमने जब टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, जिसने अभी तक टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली क्लास नहीं देखी है वो क्लास नंबर 4 या 5 से आप जाकर जरूर देखें, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर जिस अकाउंट में लिखी जाती है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, आय व्यय लेखा अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में आपको बता चुका हूँ, रियल अकाउंट किसके लिए होता है, रियल और पर्सनल अकाउंट में आप सभी को बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर सारे अकाउंट्स के टाइप आप सभी को अच्छे से बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर गाइज? तो आई होप वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं जो व्यक्तियों के लिए होते थे हमने पढ़ा था। रियल अकाउंट किसके लिए होते हैं? आपके असेट के लिए होते हैं, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह के असेट होते हैं। कैपिटल अकाउंट जिसमें सारा का सारा कैपिटल रखी जाती है, इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल रखी जाती है वो, और नॉमिनल अकाउंट जहाँ पर आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को रखते हैं, आय व्यय को रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ, प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में आया था, और इस चीज़ को मैंने सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये थर्ड क्लास में आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था। जिन्होंने अब तक नहीं देखी हमारी अकाउंट की क्लासेस, प्लीज़ जाकर देखिए, टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, और आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ से। ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी 2017 का क्वेश्चन था। तो जो हमने पढ़ाया बच्चों वहीं से क्वेश्चन आता है, या जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं, बेसिकली टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है। तो चलिए, तो आपका टाइम दोस्तों ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन को हम, इसका आंसर हम देखते हैं कि देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एक बार समझ लीजिए कि जब भी एक कंपनी खुलती है, तो जब कंपनी खोली जाती है तो उस कंपनी में बहुत सारा पैसा लगता है, मतलब बहुत सारा एक्सपेंस एक साथ लगता है, लेकिन उसका प्रॉफिट एक इकट्ठा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, वो साल दर साल, ईयर्स आफ्टर ईयर थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं। मतलब जब आप कंपनी खोल रहे होते हैं तो उस समय जो आप बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहलाता है, जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक खर्च कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपकी आंखों के सामने आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल गेन का, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस का? ठीक है,
जल्दी से दोस्तों, आपके पास 20 सेकंड, इसका आंसर्स मुझे चाहिए फास्ट। वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने भी लगे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, चलिए हम देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थगित राजस्व व्यय। जो आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको हमने डेप्रिसिएशन वाली क्लास में पढ़ा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की आंखों के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी के पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। IFRS का फुल फॉर्म बताइए। उसी क्लास में डायरेक्टली हमने आप सभी को बताया था, है ना? जल्दी से बताइए फास्ट। इसका आंसर भी हम कमेंट सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है। गुड, वेरी गुड। देखिए, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एक जगह है और दो जगह है, मतलब बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम? ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से, और डी जो है आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको आज का टेस्ट पसंद आया होगा। यदि आपको ये टेस्ट की मेथड अच्छी लगी है, मज़ा आया है, तो प्लीज़ लाइव चैट में ज़रूर बताएं। तो हम ऐसे आगे एक टेस्ट भी कंटिन्यू करते रहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अपने फीडबैक जरूर दें इस टेस्ट पर, और अपना जो आपका फाइनल रिजल्ट बना हुआ है उस फाइनल रिजल्ट को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं। चीटिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं सभी के मार्क्स देख रहा हूं और टीम हमारी रिकॉर्ड भी कर रही है। ठीक है, तो जो कल की क्लास होगी वहां पर आपके टॉप 3 या टॉप 5 के नेम्स हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।